Alright, so hi everyone. My name is Satvik and welcome back to my channel. आज हमारे साथ है हर्ष जोशी. हम स्कूल से साथ में पढ़े और बैचलर्स डिग्री में हम अलग अलग सिटी में गए और फर्दर एजुकेशन के लिए मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर चला गया. तो अब ये जो वीडियो है उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूं कि क्या है. मैं कनाडा के बारे में बात करूंगा और जोशी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेगा, लेकिन जो टॉपिक्स है वो 10 टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स रहेंगे. तो एक तरीके से आपके लिए कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपको दोनों के एक्सपीरियंसेस भी जानने मिलेंगे, लेकिन आप इसमें अल्टीमेट डिसाइड करोगे कि आपको एवरी पॉइंट के लिए कौन सी कंट्री ज़्यादा पसंद आई और कितने पॉइंट्स आप दे रहे हो. कनाडा को 5 पॉइंट्स में आपने प्रेफर किया और बाकी 5 पॉइंट्स में ऑस्ट्रेलिया को, या कनाडा को 7 पॉइंट्स में या ऑस्ट्रेलिया को 3 पॉइंट्स में. ऐसे आप रेटिंग्स भी आपकी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो. लेट्स सी व्हाट एवरीवन हैज टू से. किसी को अपने एक्सपीरियंसेस भी डालने हैं कमेंट सेक्शन में, तो दे आर मोर देन वेलकम. तो अब बात करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे हर्ष का और फिर जल्दी से 10 टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे. तो भाई इंट्रोडक्शन आपका दे दो. So hi everyone, my name is Harsh Joshi. मैं और साथ एक स्कूल में साथ में थे. So coming to the point, बैचलर्स मैंने BBA किया था अहमदाबाद से एंड मास्टर्स के लिए आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया. मैं ईस्टर्न कोस्ट क्वींसलैंड के स्टेट में ब्रिस्बेन सिटी में आई हैव डन माय मास्टर्स इन अप्लाइड फाइनेंस फ्रॉम क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी which is also known as QUT. मैंने दिसंबर में मैंने मास्टर्स खत्म किया एंड करंटली जस्ट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग. सही है. तो भाई पहला पॉइंट हमारा जो हमने डिस्कस किया था वो है कॉस्ट ऑफ स्टडिंग. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग का फिगर क्या है और कोई भी मतलब वहां पे जाना चाहता है तो उनके लिए कितना अफोर्डेबल है या नहीं, ये थोड़ा बता दे भाई. ओके, सो जनरली कॉस्ट ऑफ स्टडी ट्यूशन फीस मेरा 2 साल का था 27 to 30 lakhs INR. एंड उसके बाद मेरा वीज़ा फीस था 30,000. फिर IELTS या PT मैंने दिया था, उसका फीस था 10,000. फिर एजेंट को कुछ 8-9 हज़ार दिया था. तो वो सब और फ्लाइट टिकट था अराउंड 45 to 50,000. तो दैट इज जस्ट बेसिक एक्सपेंस जो जनरली सबका ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. तो रफली कितना स्पेंड किया एक फाइनल अमाउंट? 33 का फिगर लेके चल. ओके, तो उतना ही रफली यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आना है तो 30-40 लाख जितना समथिंग प्लस माइनस एक्सपेंस हो जाता है यूनिवर्सिटी में. कुछ कुछ प्रोग्राम्स में कुछ प्रोग्राम्स में इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती है, लेकिन कुछ में ज़्यादा ही होती है. और यूनिवर्सिटी का हो गया. खैर कॉलेज में थोड़ा सिस्टम अलग है. पहले साल की जो फीस होती है वो यूजुअली 10 लाख होती है, 10 लाख के आसपास. उसके अलावा GIC के एक्सपेंसेस होते हैं. ये सब करके यहाँ पे आने का एक्सपेंस आपका हो जाएगा रफली पहले साल में अराउंड 20 लाख, अगर आप PG डिप्लोमा कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हो तो. और रफली 20 लाख हो जाने के बाद यहाँ पे आप जो भी सेविंग्स करते हो, फैमिली से जो भी आपको हेल्प मिलती है, फिर आपको सेकंड कोर्स जो आपका होता है उसकी फीस भर देनी होती है. लेकिन आने का एक्सपेंस बेसिकली 20 लाख के आसपास होता है यहाँ पे. जो दूसरी फीस होती है वो आपको जैसे भरनी है. और 2 कोर्स इसलिए करना है क्योंकि 2 कोर्स करने में आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलती है. तो यूजुअली स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं. तो कॉस्ट ऑफ स्टडिंग भी हमारा सिमिलर है इन दैट केस. कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा सुना नहीं है. तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी दोनों का मैंने बता दिया. अब सेकंड पॉइंट, एडमिशन की डिफिकल्टी कितनी है ऑस्ट्रेलिया में, और फिर मैं कनाडा का बताता हूँ. तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जैसा ही सिस्टम है कि हायर रैंक यूनिवर्सिटी में इट इज डिफिकल्ट टू गेट इन एंड एवरेज यूनिवर्सिटीज में इट डिपेंड्स कि आपने क्या पढ़ा है, आपका स्कोरिंग कितना था. तो मेरे केस में इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा और उनके जो रिक्वायरमेंट्स थे वो मैंने मीट किए, तो मुझे एडमिशन मिल गया था. बट इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप 3 or 4 कॉलेजेस तो उस हिसाब से कंपटीशन रहेगा और आपका कोर्स कौन सा है वो भी मैटर करता है. सही है. तो यहाँ पे अगेन दो चीज़ें फिर अलग हो जाती है. यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ये आ जाते हैं कि मैंने जैसा मैं अपना पर्सनल प्रॉब्लम बताऊँ, मैंने MBA नहीं किया. उसका बस मेजर रीज़न यही है कि उनको चाहिए था वर्क एक्सपीरियंस, और मेरे पास ग्रेजुएशन के बाद मतलब जब लॉ डिग्री आ जाने के बाद मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. उसके बाद मुझे सीधा कनाडा ही जाना था. टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना था बीच में कोई, तो कोई गैप्स नहीं, कुछ नहीं.
ग्रेजुएशन हुआ और मुझे जाना था। तो इस रीज़न से मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ में मैं नहीं जा पाया, एमबीए बेसिकली क्योंकि उनको एक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, दूसरा उनको जीमैट चाहिए। तो मैंने बोला भाई अभी ये पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है 5 साल बहुत कर लिया, अब नहीं होगी, कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए। तो जीमैट करने का भी कोई मूड नहीं था और 1-2 साल वेट करके भी जाने का कोई मन नहीं था। अब इन रेट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए था यार, 2 साल कोविड के, वहाँ पे वर्क का वर्क भी हो जाता और यहाँ पे एक रियल एक्सपीरियंस मिलता मुझे यहाँ पे एमबीए में। तो इन एनी केस एक और प्रॉब्लम ये आ जाता है एडमिशन में कि कुछ इंडिया में यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिनके परसेंटेजेस जो मतलब उनको देते हैं रिजल्ट्स, वो ज्यादा नहीं देते हैं। उनकी सिस्टम ही मार्किंग की कुछ ऐसी सिस्टम है हमारी ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, भाई मार्क्स नहीं देने हैं तो नहीं देने, और उसकी वजह से फॉरेन एडमिशन में डिफिकल्टी आ जाती है। बट मेरी जो यूनिवर्सिटी है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और आई थिंक अमेरिका में भी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन यूनिवर्सिटीज है। तो आपकी रेज्यूमे पे ये जब यूनिवर्सिटी का नाम आएगा तो भी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। ओके, सो बेसिकली टू समराइज, एडमिशन यहाँ पे कॉलेजेस में बहुत ही आसानी से मिल जाते, आप एक नहीं तो दूसरी कॉलेज में मिल ही जाएगा, क्योंकि कॉलेजेस को यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी है जिनको सिर्फ मनी मेकिंग से मतलब है और वो आपको दे देंगे, बैकलॉग्स है ये है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस हमें पैसे दे दो हम आपको एडमिशन दे देंगे। कुछ ऐसी है कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस ऐसी है जो क्वालिटी को प्रेफर करती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आइल्स का स्कोर अच्छा है, अगर आपका 8 से ज्यादा लेके आओ, भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने आइल्स के लिए मैं मतलब वो इंग्लिश आना एक बात हो गई और आइल्स के लिए इंग्लिश आना थोड़ी अलग बात है। आइल्स के तरीके से आपको इंग्लिश देना है तो मेहनत करके पढ़ो, अच्छे बैंड्स लेके आओ तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो बस एडमिशन में मुझे यही बताना था, कॉलेजेस में इजी है, यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेसिकली बस यही था, दोनों का अलग पर्सपेक्टिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वीजा सिंपलिसिटी और प्रोसीजर, इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आई वुड से कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे आपने पूरा फाइल रेडी किया है, सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, पूरा फाइल लॉन्च कर दिया एंड लास्ट में यू मेक द पेमेंट राइट जस्ट बिफोर लॉन्चिंग योर फाइल। तो मैंने जैसे ही पेमेंट कर दिया और मैंने अपने एजेंट को बोला कि मैंने भाई पेमेंट कर दिया है तो मेरे को अपडेट देना कभी भी आ जाए। तो जनरली 2 वीक का टाइमलाइन रहता है। तो उसने बोला कि रुको 1 सेकंड, तेरा वीज़ा आ गया है। आई वाज़ लाइक कि मैंने 1 मिनट पहले ही जस्ट पेमेंट किया, इतना जल्दी तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले नहीं आ गया है। तो फिर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने मेरा वीज़ा एक्चुअली आ सकता है। तो उसने मुझे हाँ, व्हाट्सएप पूरा डॉक्यूमेंट एंड आई वाज़ लाइक ओह! ऑब्वियसली नहीं होगा ना ऐसे 1 मिनट में, मतलब बट यू वुड बी वन ऑफ दोज वेरी फ्यू केसेस जिनके साथ ऐसा इंस्टेंट अप्रूवल जिनका हो गया और फॉर सम रीजन। हुँ, वेरएज़ मेरा एकदम उल्टा है, सबसे बेकार एक्सपीरियंस, लाइक वन ऑफ द वर्स्ट, और मेरा अकेले का नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं, महीनों महीनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, ईमेल करो तो कोई जवाब नहीं, मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबल और इतना एरोगेंस दिख रहा था ना कि भाई नहीं देना है जवाब, जा क्या करेगा, ऐसा एटीट्यूड एक टाइम के बाद लग रहा था। ट्वीट करो तो जवाब नहीं दे रहे, और फिर भाई इंडियंस के साथ पंगा नहीं लेना है। फिर कुछ महीने तक लोगों ने हैंडल किया, फिर उन्होंने ट्विटर पे उनको स्पैमिंग करना शुरू कर दिया आईआरसीसी को कि हमारा अभी इतने महीने हो गए कोई रिस्पांस नहीं है, अभी वीजा नहीं चाहिए लेकिन जवाब तो दो हमको, क्या हो रहा है। ईमेल्स करना लोगों ने शुरू कर दिया, वेब इंक्वायरी फाइल करना शुरू कर दी लोगों ने, बहुत सारा वो किया है। तो बस यही था कि भाई अगर आप अपने आप को सुपर पावर समझते हो और आप ऐसे बिहेव करते हो इंटरनेशनल लेवल पे कि हम कोई सुपर पावर है, तो आपकी सिस्टम पे भी जरा देख लो कि एक पैंडेमिक आया और आपकी पूरी सिस्टम कोलैप्स हो गई। तो बेसिकली आपकी सिस्टम थोड़ी फ्लॉड है, और 2 साल तक आप कोविड 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 बोल के अभी भी रो रहे हो, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके से काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइव्स का सवाल है। देयर वर वीडियोस, आई थिंक देयर वाज अ वीडियो जब एक बायोमेट्रिक सेंटर के बाहर एक स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ इतना खराब हो गया था कि आई थिंक ही स्टार्टेड टू टेयर हिज क्लोथ्स और कुछ चीजें फेंकने लगा, और ऐसा कुछ हुआ था, इट वाज इन द न्यूज़ कि ना मिलने पे उसने कुछ ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स ले लिए थे। फिर क्यूबेक में जो कॉलेजेस अचानक से बंद हो गई और वीज़ा के कुछ आ नहीं रहे थे, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था उनका, तो आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली कमिटेड सुसाइड। तो ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसके इतने ड्रास्टिक रिपरकशंस आए हैं, और इसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है और एक अपॉलॉजी भी नहीं कि भाई वी आर सॉरी कि हमने इतना डिले आ गया और व्हाटएवर। तो बहुत ही खराब
वीज़ा एक्सपीरियंस रहा है और अभी भी लोग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ परेशान है। वर्क परमिट्स टाइम पे नहीं आ रही है। मेरे एक दोस्त को जॉब छोड़ देनी पड़ी क्योंकि उसकी वर्क परमिट टाइम पे अभी नहीं आई है। स्टडी खत्म हो गया लेकिन वर्क परमिट नहीं आई है। तो लोगों के अभी तक पीआर के कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। कई सारे लोगों की स्पाउसल वीज़ाज़ के फाइल अटक गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि वीज़ा प्रोसेसिंग और जो इमिग्रेशन है बहुत ही अभी डिसरप्टेड है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही खराब रहा है। वीज़ा पहले जब बाला आया था ना यहाँ पे तो उसका 21 डेज़ में हो गया था। वो मेरे से पहले यहाँ पे आया था। 21 डेज़ में पूरा कनाडा का वीज़ा हो गया था और मैंने खुद 4 या 5 मंथ्स मैंने वेट किया था फाइल लॉन्च करने के बाद और फिर जाके कुछ हुआ। तो वीज़ा सिंप्लिसिटी कुछ नहीं है। प्रोसीजर बहुत ईज़ी है लेकिन वो जब प्रोसेसिंग होता है ना उसमें इतना टाइम और अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है। So, which takes us to the next point, permanent residency. How easy is it to have permanent residency in Australia? Um, it is quite tough. Canada से के comparison में तो it is very tough. Um, so basically it's a point system. आपको अलग-अलग चीज़ों के पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी एज के पॉइंट्स मिलते हैं। इफ यू आर वेरी यंग कम पॉइंट्स मिलते हैं, इफ यू आर वेरी ओल्ड तो भी कम पॉइंट्स मिलते हैं। यू शुड बी इन द वर्किंग कि आप कंट्रीब्यूट कर सको उस एज में। Mm-hmm. फिर वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है उसके पॉइंट्स मिलते हैं। इंग्लिश का स्कोर कितना है उसके ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। मास्टर्स और बैचलर्स बैचलर्स के कम पॉइंट्स, मास्टर के ज़्यादा पॉइंट्स। Mm-hmm. तो एक आपको पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं, ट्रांसलेशन एग्जाम्स और सब मिला के। इफ यू आर सिंगल यू गेट मोर पॉइंट्स। और फिर एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट निकल है जिसमें से आपको आपका ऑक्यूपेशन ढूँढना है और उस ऑक्यूपेशन में कितनी सीट्स अवेलेबल है। इंजीनियर्स के लिए जैसे कि क्वींसलैंड के स्टेट में 1000 सीट्स अवेलेबल है। Mm-hmm. तो पॉइंट्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलता है। इट इज़ लाइक एडमिशन गेटिंग एन एडमिशन इनटू द कॉलेज। तो Merit जिसके list, ज़्यादा yeah. पॉइंट्स होंगे उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा। प्रीटी सिंपल। So it's much पर more similar to it's really similar to Canada. और जैसे ऑस्ट्रेलिया में है ना ये वाला और रीजनल मतलब लोकल रूरल एरियाज में भी अलग से है, वैसा कनाडा में सिमिलर है पीएनपी करके। वहाँ पे वो प्रोविंस आपको बोलता है कि भाई हम आपको नॉमिनेट करेंगे, आप यहाँ पे रहो, काम करो, कंट्रीब्यूट करो यहाँ पे। तो पीएनपी भी है और पीआर आपको मतलब वर्क उसके आई मीन ये मेरिट के हिसाब से बनना है तो पॉइंट सिस्टम होती है, लॉट्स आते हैं, मतलब ड्रॉज आते हैं, ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे मोस्टली किसी को भी मतलब आते हैं तो उनको पीआर चाहिए तो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं हुआ है कि वापस भेज देते हैं कि भाई लोग नहीं बस अब हो गया, गो बैक होम। तो पीआर मिल ही जाता है और लोग ले ही लेते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल है, कोई पीआर का इतना वो नहीं है, आ ही जाता है लोगों को। सो इट्स वेरी इजी टू गेट अ पीआर हियर और इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मिल जाता है। सो या सो that's it about the permanent residency. अब है पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे स्टूडेंट आके कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है, मैनेजेबल एक्सपेंसेस आपके जो है वो पार्ट टाइम जॉब सफिशिएंट है उसको हैंडल करने के लिए और ये सारी चीजें। सो पार्ट टाइम जॉब्स का ऐसा सीन है कि मुझे पर्सनली मैं जब आया तभी पीक कोविड हिट हुआ था और सब कुछ लॉकडाउन में था। तो मुझे 2 महीने लग गए थे जॉब्स ढूंढने में। बट अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको काफ़ी जल्दी 1 महीने के अंदर जॉब मिल रहा है। हम्म। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, आपका रेज्यूमे कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग नहीं भी है तो आप कैसा पोर्ट्रे कर रहे हो, कैसे फैब्रिकेट कर रहे हो। हाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आप खुद को कैसा प्रेजेंट कर रहे हो एम्प्लॉयर के सामने, हम्म। आपका स्किल क्या है। आप बेसिकली यू हैव टू सेल योरसेल्फ। तो वो आप जितना अच्छे से कर पाओगे उतना जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा। एंड टिपिकली स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पर वीक 20 आवर्स का लिमिट रहता है। हम्म। तो उतने में आपका खर्चा निकल जाएगा और थोड़ा बहुत सेविंग हो जाएगा। वेकेशंस में यू कैन वर्क लिमिटेड आवर्स तो सब लोग बहुत काम कर लेते हैं और सेविंग कर लेते हैं। बट हम्म। अगर फीस पे करने का हुआ तो दैट इज मेरे व्यू पॉइंट से तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि $70,000 आपका फीस है 2 साल का। तो हम्म। वो तो आप बड़ा ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू डू कैश में काम करना पड़ेगा या तो फिर हम्म। कुछ ना कुछ तो झोल करना पड़ेगा। बट इट इज लाइक कि गिव एंड टेक है कि अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो फिर पैसा कम कमाओ। हाँ, वो और बाद में पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, ये सब सेक्रीफाइस नहीं कर अभी। कैश शिफ्ट करना और फैक्ट्री में जाना और यहाँ पे बहुत करते हैं। और पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे बहुत सिंपल है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स ही करते हैं यहाँ पे। और कुछ तो है मतलब वो एम्प्लॉयर्स को भी पता है ये सारी जॉब्स है ना वो स्टूडेंट्स आके कर लेंगे। फिर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो फिर यहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स हो उनको फर्क नहीं पड़ता।
उनको पता है ये स्टूडेंट्स ही आएंगे, स्टूडेंट्स ही ये जॉब करेंगे और फिर जब उनका टाइम आएगा तो चले जाएंगे। तो कुछ जॉब्स ऐसी होती ही हैं और यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स कर ही लेते हैं और करते ही हैं। तूने बताया था कि तेरे को 2 महीने लगे ऑस्ट्रेलिया में, 2 ढाई महीने लगे पार्ट टाइम जॉब में। अब मैं मेरा बता दूं, मैं 7 दिन में मेरे पास जॉब थी। तो यहाँ पे ये अलग है कि आ गए और रेफरेंसेस है और कोई ना कोई पहचान वाला पहले से होता है, वो कहीं पे लगवा देता है। तो ऐसा है कि भाई जॉब्स मिल जाती है यहाँ पे, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों को लग रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अब वो नहीं है तो वो आपका प्रॉब्लम है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं की है या आपने इंग्लिश में इतना वो प्रोफिशिएंसी नहीं डेवलप किया है। तो वो हमारी शॉर्टकमिंग्स है, वो हमें ही भरनी पड़ेगी और हमें ही उसको डेवलप करना पड़ेगा, तो we'll be able to, in your words, sell yourself. तो नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिज्म एंड हेट क्राइम। तो ऑस्ट्रेलिया में भाई क्या एक्सपीरियंस रहा है इस टॉपिक को लेके? मुझे ऑलमोस्ट 2 ढाई साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में एंड मैंने कभी ऐसा वन ऑन वन या पर्सनली रेसिज्म एक्सपीरियंस नहीं किया है। कोई मुझे ऐसा कमेंट्स नहीं मिले, बट आई थिंक कि एक ऐसा स्टीरियोटाइप रहता है कि यूएस में जब बोलते हैं कि आई वुडंट गिव दैट एग्जांपल, बट जैसे कि कनाडा में ऐसा होता है कि सब लोग टैक्सी चलाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम वही है। जैसे कि मैं एक बार ड्राइव कर रहा था एंड आई हैड द विंडोज डाउन, तो 4 जनों का ग्रुप खड़ा था, वहां से किसी ने बोला कि ओए रमेश उबर उबर ऐसा। तो स्टीरियोटाइप्स रहता है और ऐसा लोग ऐसा बोल देते हैं, बट ऐसा पर्सनली वन ऑन वन मेरे मुंह पे तो किसी ने नहीं बोला है कि गो बैक टू योर कंट्री या फिर तुम लोग मेरी जॉब छीन कुछ। बट ऐसा स्टीरियोटाइप्स हर जगह रहता है बट थोड़े बहुत। ओवरऑल सेंटिमेंट तो ऐसा फील होता है, ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, आई डोंट फील लाइक आई एम वेलकम ओवर हियर। लेकिन कनाडा में आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, इतना नहीं है। वेयर एज ये लोग तो मतलब आउट ऑफ द वे जाके हमें इंक्लूसिव ऐसा फील कराने का ट्राई करते हैं। वॉलमार्ट में रमजान सेलिब्रेट होती है, दिवाली सेलिब्रेट होती है। मेरी मैनेजर ने खीर बनाई थी, तो हमारे स्टोर में आके वो ही हॉट पॉट लेके आई, इंग्रेडिएंट्स लेके आई, उसने खीर बनाई थी सबके लिए। तो जस्ट टू मेक अस फील इन्वॉल्व्ड, ये ज्यादा, दिस इज बेसिकली व्हाट कनाडा इज अबाउट। बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल है जो ऐसा बिहेव करते हैं। जो बाकी के हैं वो वो सफर करते हैं फ्रॉम बायस, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स। और उसमें से दूसरा जो हाफ है उसी छोटी सी माइनॉरिटी में जो मतलब रेसिस्ट है या जिनको हमारे से इतना वेलकमिंग वाइब्रेशन नहीं आता, और उसमें से जो आधा पार्ट है उनको हमने ही रीजन दिया है। आवाजें करते हैं, जे वॉकिंग करते हैं, लिटरिंग करते हैं। कई सारे हमारे भी ऐसे लोग हैं, मतलब आई एम सेइंग एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहीं कहीं को हमने ही मौके दिए होते हैं। अब जैसे मेरे स्टोर की बात करो तो 2 दिन पहले 5 स्टूडेंट्स आए थे, सब इंडियंस, हमारे ही स्टूडेंट्स थे, हमारे ही लोग। मतलब जब हमें ऐसा लगता है ना कि रेसिज्म बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें और केयरफुल होना चाहिए कि भाई मुझे किसी को रीजन नहीं देना है कि कोई ऐसा बोल जाए कि भाई ये इंडियन स्टूडेंट है, देखो ये कर रहा है। क्योंकि फिर आपकी एक्ट से ज्यादा आपकी ओरिजिन सवाल बन जाएगी। कि ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कचरा फेंका, अरे देख ये इंडियन ने कचरा फेंका। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो वो जो स्टूडेंट्स आए थे, स्टूडेंट स्टोरी कर रहे थे, हंड्रेड्स, लाइक कपल ऑफ हंड्रेड ऑफ डॉलर्स उन्होंने चोरी किया। $200-300 का उन्होंने जो था वो थेफ्ट का बेसिकली अमाउंट आया था। तो ये ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स वो भी ऐसे जोग्राफिकली डाइवर्स एरियाज में, तो एक टाइम के बाद लोगों का एक सेंटिमेंट बिल्ड होने लगता है कि भाई ये देखो यार, ये इनके जो स्टूडेंट्स आते हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं। हाउएवर रॉन्ग दैट मे बी, दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, आई एम स्टेटिंग कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई certain part of people don't really like to be, to make us feel inclusive, I mean, to included, I थोड़ी mean, क्या बोल रहा हूँ, एनोमलीज तो sorry, सब जगह रहेगी। wrong, हाँ आई थिंक थोड़ी एनोमलीज तो सब जगह रहती है, लाइक हाँ, देयर बस आर वही फ्यू है, बैड। नथिंग नथिंग रियली रेसिस्ट और रियली हेटफुल अबाउट द पीपल ओवर हियर। तो यहाँ पे बहुत सेफ है वहाँ पे। और यहाँ पे यू फील लाइक दे रियली वांट टू मर्ज विथ यू।
यहाँ पे व्हेन आई वाज टेकिंग अ वॉक, तो एक यहाँ पे एक ग्रैंडपा थे, वो वॉक पे जा रहे थे, तो वो सारे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन रिलीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कल्चर्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, वो हमारे एक्सेंट के बारे में बात करते हैं। तो पता चलता है उनको हमारे इंडियन जो कल्चर है, हमारा इंडियन जो हेरिटेज है, हमारा इतना वैल्यूएबल हमारे पास। तो उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है बहुत। वो उन्होंने बोला था कि उन्होंने आई थिंक कुछ इंडियन ऑथर्स के भी नाम बोले थे, तो ऐसी कुछ मतलब जस्ट स्मॉल टॉक, बट वो बातें कर रहे थे। सो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे वॉलमार्ट में कितने समोसे खरीद के जाते हैं ये सब। यहाँ के लोग हमारे से ज्यादा समोसे खाते हैं। तो मैं बस यही चीजें देख के अच्छा लगता है कि वो भी हमारे कल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम भी उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इट्स अ नाइस कलरफुल थिंग। वेर एज हेट क्राइम्स के बारे में बताऊंगा, टोरंटो में हेट क्राइम्स अभी बोल रहे हैं जीटीए एरिया में काफी बढ़ रहे हैं। आई वाज वाचिंग द न्यूज फ्यू डेज अगो, आई थिंक डिस्कस कर रहे थे उस पे भी। और इस पे भी लोगों का डिवाइडेड ओपिनियन है। कोई बोल रहा है कि भाई ये कुछ ही इंसिडेंट्स है, और इसको हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि भाई कनाडा में हेट क्राइम्स बढ़ गए। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं इट्स जस्ट द बिगिनिंग, ये इट इवन गेट वर्स, ऐसा बोल रहे हैं कुछ लोग। तो देखते हैं, ओनली टाइम कैन टेल। बट आई कैन से दैट आई डोंट फील दिस इज अ रेसिस्ट कंट्री एज सच। देयर मे बी इवेंट्स और पीपल हु behave in a manner where you might feel that this is a racist country, but I cannot say this is a racist country or this has a lot of racism. So, uh, which takes us to the next point of cost of living comparison. So let's compare a few things, like mobile plans. Say for example, how expensive it is. So I think you told me वहाँ पे cost of living तेरा $700-800 में खत्म हो जाता है सब. So I'll give you a few details. मेरा basic cost of living rent पूरे महीने का it is $550. Mm-hmm. पूरे महीने में rent that वो उतना है. फिर मोबाइल का प्लान it is $30 per month. उसमें 30 GB मिलता है. फिर गैस बिल्स और यूटिलिटीज वो एवरी 3 मंथ्स आता है, बट विच इज अगेन अराउंड $50 दोनों हो जाता है. हम लोग इतना एसी यूज नहीं करते, और मोस्ट ऑफ टाइम घर पे कोई होता ही नहीं है, सिर्फ शाम को आते हैं लोग, तो उतना कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं होता है. और इधर मोस्टली गर्मी होता है, तो इतना कनाडा के टेम्परेचर में गर्म पानी भी यूज नहीं होता है नहाने में या फिर डिशेज धोने में ऐसा. एंड इधर ठंडे पानी का भी बिल नहीं आता है, वाटर इज फ्री. तो उस हिसाब से, और मेरा खाने का खर्चा मिला ला ग्रोसरीज और वो सब, तो इन अ मंथ अगर मैं बाहर का कम खाऊं या फिर फालतू के खर्चे ना करूं, तो इट स्टेज अराउंड $750 to $800. हमारा थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे। एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव। फ्यूल की वजह से ग्रोसरीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्रोसरीज की वजह से रेस्टोरेंट्स के प्राइस बढ़ते हैं, और रेस्टोरेंट्स में मतलब यू नो हाउ इट गोज। तो ऐसे ही है, तो प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह से मैं बताऊं तो एटलीस्ट आई डोंट नो 500, मतलब जैसे आपकी यहाँ पे देख, मैं जब आया तो बेसमेंट में रहता था। अब देख मैं अपार्टमेंट में हूँ, टीवी, वाईफाई, ये सारी चीजें अपार्टमेंट में होती है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका थोड़ा बढ़ते जाता है जैसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो एज ए स्टूडेंट मैं बताऊं कि कुछ लोग रियली $600-700 में कर लेते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट आउट हियर, कि भाई जीआईसी के अंदर ही सर्वाइवल करते हैं। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो आई थिंक आपका जो एक्सपेंस है वो $900 तक भी पहुंच सकता है। थोड़ा हम्म. मतलब थोड़ा अप एंड डाउन, बट थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे है। और अभी तो प्राइसेस, सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है। जो फ्यूल था, जब मैंने कार ली थी $1.35 पर लीटर था, अब वो $2 हो गया है। तो यू कैन सी द डिफरेंस, पर लीटर 65 सेंट्स का इंक्रीज हो गया है। तो अगर काफी. बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है भाई। तो ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे है। ब्रिटिश कोलंबिया में अगर जा रहे हो तो और भी ज़्यादा है। तो या बेसिकली आपको यहाँ पे सर्वाइवल के लिए मिनिमम वेज बढ़ गया है। प्रोविंशियल मिनिमम वेज $15 हो गया है। तो स्टूडेंट्स जो मिनिमम वेज करते हैं उसके ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट वाला, आई मीन कोई लाइसेंस वाला कोई करते हैं तो उनको $2-3 ज़्यादा मिलते हैं, एंड हम्म. सो ऑन। बट कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, और कॉम्प्रोमाइजेस करते हो तो आप सर्वाइव कर पाते हो अच्छे से यहाँ पे, नहीं तो फिर सेविंग्स मिनिमम होंगी आपकी।
नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। वहाँ पे कितना इंडियंस के साथ आप कम्युनिकेट कर पाते हो, कम्युनिटी टाइप एक इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, सोशलाइजिंग होता है, कैसा माहौल है वहाँ पे? सो आई थिंक कि कनाडा के कंपैरिजन में बहुत काफ़ी कम है, हम्म। बट इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज़ डेफिनिटली कम्युनिटीज़ हियर। हम्म। सिख कम्युनिटी है, वो जैसे कि हमारा कभी घर पे डिनर नहीं बनाता तो हम गुरुद्वारा चले जाते हैं खाने हम्म। खाने के लिए। या तो लंगर। फिर हाँ, स्वामीनारायण कम्युनिटी है, वहाँ पे उनके एवरी वीकेंड पूजा या आरती होती है, तो दे आल्सो इनवाइट कि नए-नए स्टूडेंट्स आए, फिर दे ट्राई हम्म। टू हेल्प यू। हम्म। फिर दिवाली में सब लोग साथ में मिलके पार्टी करते हैं, या तो फिर गरबा होता है तो नवरात्रि में सब कम्युनिटीज़ के लोग आके गरबा करते हैं। हम्म। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, यू जस्ट हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन दोज़ इवेंट्स। अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो यू विल फील लाइक कि भाई नहीं, कुछ नहीं है। हम्म। बट इफ यू सोशलाइज़ एंड गो टू इवेंट्स तो देयर इज़ डेफिनिटली स्टफ गोइंग ऑन। हमारे यहाँ पे वैसे ही आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ पे कनाडा में लाइफ ही थोड़ी इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा है। तो वैसे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, लोगों को पहले पता होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से थोड़े डिस्टेंट हो जाओगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने अचानक से दूर हो गए। तो यहाँ पे मेरे घर के पास ही गुरुद्वारा एक था, लेकिन मैं नहीं जा पाता था। पता है क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना खराब, और मेरे पास तब कार नहीं थी। तो आप जब ऐसे ग्रुप्स में आओगे तो आपको कोई बोलेगा कि भाई मैं हर संडे मैं जाता हूँ, तो मैं ले जाऊंगा आपको साथ में, जिनके पास कार नहीं होती है। तो मतलब ऐसे इन्वॉल्वमेंट करते रहते हो, कुछ टाइम के बाद फिर जब सब संडे को मिलते हैं तो सब आपको साथ में ले जाएंगे, बोले कि भाई मैं ले जाऊंगा। ऐसे नहीं तो आसपास कुछ है नहीं, सब कुछ बहुत दूर दूर है, कार नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही खराब है। सो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शिफ्ट के टाइम अलग अलग होते हैं यहाँ पे लोगों के, और जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट एक टाइम के बाद आप ज्यादा कर सकते हो, एक टाइम तक आप इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं इतना रख सकते। तो है, इवेंट्स बहुत सारी होती है, टोरंटो साइड ज्यादा होती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप भूल जाओ कि भाई ऐसे कोई है। जैसे हैलिफैक्स में है, मेरे भैया वो बोलते हैं इतना ज्यादा आपको बोले इंडियंस नहीं देखने मिलने यहाँ पे। तो प्रोविंस के हिसाब से डिपेंड करता है, सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, बट है जहाँ पे भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा है, और जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से मैं अगर बताऊं तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है। Which takes us now to the ninth point, ease of life and living. बेसिकली वहाँ पे एज ए स्टूडेंट अभी सर्वाइव, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सर्वाइव कर रहे हैं, और जो ये प्रोसीजरल जो मैंने वो बोले हैं, ये सारी चीजें बेसिकली ईज ऑफ लिविंग कितना है। जो मैंने सुना है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ईजी है, इंडिया का सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाता है, इंडिया का लाइसेंस भी मैंने सुना चला रहा है वहाँ पे। तो ये एक हाँ, तरीके का ईज मैं ऑफ अभी लिविंग भी हो इंडियन जाता है। लाइसेंस पे चला रहा हूँ। हाँ। तो कितना है, मतलब ईज ऑफ लिविंग अच्छा है वहाँ पे, या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं मतलब डे टू डे बेसिस पे? आई वुड से कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक मेरा ईज़ ऑफ लिविंग इज़, मुझे आज तक एक भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आया है। हम्म। गवर्नमेंट का आईडी बनवाना हो, एज प्रूफ ऑफ एज कार्ड, या हम्म। फिर पीएफएन नंबर जो जिस पे आपका टैक्स लगता है वो नंबर लाना हो, कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हो, तो इट इज़ बीन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी आसानी से हो गया है। ट्रांसपोर्ट, मेरे फ्लैट के बाहर निकलता हूँ मैं तो तुरंत लाइक विदिन 5 फीट बस रुकती है। कितनी बार तो हमने अम, वीडियो कॉल भी किया है, मैं देखता हाँ, हूँ तेरे एग्ज़ैक्टली। बस में। और वो तो कब से, जब पूरी दुनिया मास्क में थी तब यू वर ऑलरेडी मास्कलेस। हाँ। और ये तो अभी भी, मतलब ये दो दो महीने या उतने पहले ही उन्होंने निकाला है मास्क का मैंडेट, वो भी इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए आई थिंक, तो जो भी है। बट ईज ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत कम है, मतलब ऐसे एक बार सेट हो गए सिस्टम में, परमानेंट रेजिडेंट हो गए या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत में भाई खाली लाइसेंस अगर बनवाना है तो उसके $90 लेते हैं, और मतलब उसके अगले लाइसेंस के फिर $90, स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना है फिर 100-150 डॉलर। हर चीज के मतलब प्रोसीजर्स है, पैसे ज्यादा है, मतलब तो ईज ऑफ लिविंग कैसा हो जाता है कि भाई जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे मैंने बताया सिंपल से, तुम अगर इंडिया के लाइसेंस में चला रहे हो, लेकिन यहाँ पे बोले कि एक लाइसेंस और दूसरे लाइसेंस के बीच में 8 महीने का गैप होना चाहिए, फिर उसके और फाइनल लाइसेंस के बीच में और 8 महीने का गैप होना चाहिए। इसको अगर स्किप करना है तो इंडिया से डॉक्यूमेंट लेके आओ, डीएल एक्सट्रैक्ट का। तो हर चीज में ऐसे प्रोसीजर्स और पता नहीं क्या ज्यादा ही, मतलब बोलते हैं ना ब्यूरोक्रेसी टाइप, कि भाई यहाँ से होके जाओ, फाइल रखवाओ, उसको ये करो, इसका अप्रूवल ले लो।
इस तरीके SBA का। में हमारे ऐसा लगता हाँ, है। बस ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और कई जगह पे तो मतलब जैसे ये वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, तो लोगों के जॉब्स जा रहे हैं लेकिन परमिट्स टाइम पे नहीं आ रही हैं। इसको जाके 6 बजे सब बंद हो जाता है, अब कल आना, सैटरडे संडे काम नहीं करते, मंडे को आ जाना, आज हॉलीडे है, आज लॉन्ग वीकेंड है तो फ्राइडे मतलब सैटरडे संडे बंद, अब सीधा मंडे को मिलेंगे, फ्राइडे बंद, ऐसा इस तरीके का। तो सिस्टम में बैठने में थोड़ा एडजस्टमेंट लगता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई अब आ गए हैं तो यही है जो तरीका है। तो ईज ऑफ लिविंग में बस यही है, कहीं प्रोसीजर्स में या कुछ ये फॉर्मेलिटीज में आपका टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट बहुत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो ईज ऑफ लिविंग मैं बोलूंगा है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को फॉर व्हाट इट इज। और पैसे थोड़े आपको जो जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई जो जाने वाले हैं वो पैसे जाने ही वाले हैं यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीस जो होती है आपके अगले सेमेस्टर की या जो अगले साल की होती है, वो पार्ट टाइम जॉब्स करके वहां पे हो सकती है या नहीं, दिस इज द लास्ट पॉइंट। और अब देखते हैं जितने भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, प्लीज ड्रॉप अ थम्स अप तो पता चले कि कितने लोगों ने यहाँ तक देखा है। एंड नाउ हर्ष, यू कैन प्रोसीड विद आंसर। फीस आई वुड से कि आपका एंड गोल मैटर करता है। जैसे कि आप अगर इधर आ रहे हो टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, आपका लाइफ बनाना है, पढ़ाई करना है, तो अगर आप वही फीस के चक्कर में रह जाओगे तो फिर कुछ पढ़ नहीं पाओगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि मिनिमम वेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको फीस कवर करने के लिए एटलीस्ट एवरी वीक 80 to 90 आवर्स काम करना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट जॉब्स 9 to 5 काम करते हैं उनका हफ्ते का 40 घंटे का और रहता है वर्क स्ट्रक्चर। तो अगर आप उस डबल काम कर रहे हो तो फिर आप दिन में 10-12 घंटे काम कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, तो आप एक तो वहाँ आके सिर्फ मजदूरी कर रहे हो, हेल्थ हाँ बस। बिगाड़ रहे हो, हम्म, और पढ़ाई तो आपकी पानी में जा ही रही है, और फिर आप असाइनमेंट्स बाहर से करवाते हो या फिर एग्जाम में चीट करते हो, तो उसका मतलब ही नहीं है। लास्ट में यू विल सफर एंड लास्ट में आपको समझ लॉन्ग आएगा टर्म कि मैं बेनिफिट्स नहीं है इसके, शॉर्ट टर्म है लेकिन लॉन्ग टर्म साल में कनाडा नुकसान ही है में, सिर्फ। हाँ, यूनी को पैसा दिया है बस और मजदूरी की और कुछ नहीं किया। तो ये लगता बहुत है सही कि बोला। यहाँ पे भी क्या होता है भाई, सेम कर लेते हैं लोग, और मैं रियली रिस्पेक्ट करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, कि अपनी कुछ सैक्रिफाइसेस करके या अपने फिजिकल इतने स्ट्रेस में रह के, असाइनमेंट्स के उसमें रह के बहुत सारे लोग फीस को गैदर कर लेते हैं, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज लीगल। जो जो भी तरीके से मतलब गैदर करते हैं, या इट्स नॉट ऑलवेज बाय द बुक्स। तो मैं बोलता हूँ, एक ट्रुथ बोलूंगा कि इतनी तैयारी करके आओ कि सेकंड ईयर के लिए घर से थोड़े पैसे तो मंगवाने ही पड़ेंगे। अगर आप हम्म घर से नहीं करोगे तो फिर आपको दूसरे ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे विच में नॉट बी अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉ। तो फिजिकल थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। घर से पहले से फाइनेंसिस को मैनेज करके यहाँ पे आओ, यहाँ आने के बाद फाइनेंसिस मैनेज करने जाओगे तो कोई ना कोई चीज मार खाएगी, आपकी पढ़ाई डेफिनेटली मार खाएगी। और फिर जब फील्ड जॉब कर रहे हो, जब आगे करियर में जाना है, तब थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार थोड़े पैसों के लिए मैंने अपना उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी था उसको मैंने पूरा बिगाड़ दिया। तो फीस कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आके, लेकिन उसका एक कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट है आपका करियर। सो इन द एंड इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या करना है। एंड बस, सो आई थिंक दिस इज इट, आई थिंक ऑल द 10 points have been discussed. And are there any closing remarks from your side? आई वुड से कि एक्सपेक्टेशंस रखो, बट not to the point where you are sacrificing your mental health and your money and your future because of it. तो एक काफी लोग का ऐसा होता है कि नहीं, चाह के मैं मस्त लाइफ जीऊंगा और इधर आके फिर वही कि किचन में काम कर रहे होते हैं, फिर वही उनको ही लगता है कि नहीं ये तो क्या लाइफ है। तो everything takes time and I would say कि trust the process, keep सही है, faith in yourself and work hard and you'll see wonders. सही है। So yeah, that's it. Thank you so much, Harsh. Thank you so much for taking out time and being with us. And I really hope कि Thank you आप for लोगों को having me. इस वीडियो में से कुछ ना कुछ जानने मिला हो, सीखने मिला हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ थम्स अप in the comment section. Thank you so much. All right, so let's end the video.